नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 58 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 58 को। यह आपकी 4 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 4th चैप्टर जलवायु क्लाइमेट को कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट रहेगा। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक या फैक्टर कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जलवायु क्या होती है। जलवायु को अगर समझना तो हमें समझना पड़ेगा मौसम को पहले। मौसम क्या होता है कि किसी भी स्थान विशेष की समय विशेष के दौरान जो वायुमंडल की दशा है तो उसको हम जलवायु कहेंगे। ओके, मान लीजिए कि दोपहर के 2 बजे में और दोपहर के 2 बजे आपका इस दिल्ली में जहाँ पर भी आप रहते हो तो वहाँ पर वायुमंडल की दशा कैसी है, यानी वहाँ पर तापमान कैसा है, पवनें किस गति से चल रही है, वायु दाब कितना है, बारिश हो रही या फिर नहीं हो रही, तो ये वहाँ का मौसम हो जाएगा। ठीक, अब जो मौसम है उसी के लंबे समय में औसत को, लंबे समय मतलब लगभग 30 वर्षों में, तो मौसम के लंबे समय में औसत को हम जलवायु कहते हैं। ठीक, क्लियर। यानी कि यहाँ पे देखिए मौसम क्या है, मौसम एक छोटे क्षेत्र में वायुमंडल की दशा होती है। ओके, और मौसम एक दिन में कई बार बदल सकता है। जबकि जलवायु क्या है, जलवायु लंबे समय में जो मौसम है उसकी औसत को कहते हैं। लंबे समय मतलब लगभग 30 वर्षों में, तो उसको हम कहेंगे जलवायु। जलवायु एक बुक की तरह होती है, जबकि मौसम क्या है, उसका एक चैप्टर या फिर उसका एक पेज होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जलवायु समझ में आ गया। अब जो किसी भी स्थान की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उनको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला, तो वो कारक होता है वहाँ का अक्षांश। ओके, अब ये अक्षांश क्या होता है उसको हमें समझने के लिए ये समझिए कि ये हमारी अर्थ है। क्लियर। इसके बीच में से 0 डिग्री की एक भूमध्य रेखा जाती है। क्लियर, ये है हमारी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। अब इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। ओके, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में हो, 0 से 90 उत्तर में और 0 से 90 दक्षिण में, ये अक्षांश रेखाएं। अब कौन सा देश कौन से अक्षांश के ऊपर है ये वहाँ की जलवायु को प्रभावित करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो 0 डिग्री की रेखा है, ये जो 0 डिग्री की रेखा है, यहाँ पे सूर्य सीधा चमकता है। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, या फिर हम दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। यानी कि कोई देश जितना दूर होगा उतना ही वहाँ पे तापमान कम होगा, जितना देश भूमध्य रेखा के पास होगा उतना ही तापमान वहाँ पर अधिक होगा। और तापमान क्या है, जलवायु का एक तत्व है। इसका मतलब जो अक्षांश है वो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। ओके, तो पहला कारक हो गया हमारा अक्षांश कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान कम होता जाता है। ओके, इसलिए ध्रुव है वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, जबकि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा। जैसे इंडिया की बात लीजिए कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो अपेक्षाकृत दूर हो गया ना कंपैरेटिवली, किससे, भूमध्य रेखा से, वहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए। और ऊपर की तरफ हम चाइना में अगर चले जाएं तो वहाँ तापमान और कम होगा। रशिया में चले जाएं तो रशिया का उत्तरी जो भाग है वो तो बर्फ से ही ढका रहता है। ओके, वहाँ एक ही फसल हो पाती है। ऐसे ही जो हम भूमध्य रेखा के पास जाएंगे तो वहाँ तापमान पूरे साल ही ज़्यादा रहता है। तो पहला कारक है कि अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि अक्षांश, किस अक्षांश पे कौन सा देश है, ये वहाँ की जलवायु को प्रभावित करेगा। दूसरा ऊंचाई, कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है, तापमान कम होता जाता है। ओके, तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा, यानी कि वायुमंडल की सघनता कम होगी और तापमान कम हो जाएगा। कितना, 165 मीटर की अगर ऊंचाई पे हम जाएं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। कितना कम होता है, 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर की ऊंचाई पर। तो जो स्थान ऊंचे होते हैं, पर्वतीय स्थान होते हैं, वहाँ पे तापमान हमेशा कम होता है। ओके, यानी कि दूसरा ऊंचाई, कि जो स्थान, जैसे राजस्थान में देखिए गर्मियों में तापमान ज़्यादा रहता है ना। माउंट आबू में चले जाइए, वहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। ऐसी आगरा है, इसी के बिल्कुल एक सीध में, इसी सेम अक्षांश के ऊपर दार्जिलिंग है। अब दार्जिलिंग में तापमान कम रहता है, जबकि आगरा में जून में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। अब क्यों, क्योंकि दार्जिलिंग ऊंचाई के ऊपर है। ओके, तो दूसरा कारक है किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला ऊंचाई, कि जो स्थान जितना ऊंचा होगा वहाँ पर तापमान कम रहेगा, यानी कि वहाँ की जलवायु अलग रहेगी, और जो नीचे होगा वहाँ की जलवायु अलग रहेगी। तीसरा, समुद्र से दूरी।
समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है कि समुद्री हवाएं हो चाहे वो समुद्र का पानी हो, वो तापमान को सम बनाए रखते हैं। जैसे हम अगर तटीय भारत की बात करें, ये अगर हम तटीय इलाके की बात करें, तो ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ का पार्ट है, यहाँ पे पूरे वर्ष भर सम जलवायु रहती है। इसका कारण ये कि जो समुद्र का पानी है ये ना तो जल्दी गर्म होता ना ही जल्दी ठंडा होता। इससे यहाँ पर जैसे गर्मियों में है कि गर्मियों में ये जल्दी से गर्म नहीं होता, जब तक गर्म होने की नौबत आती है तब तक सूर्यास्त होने लगता है। ओके, मतलब एक जैसा तापमान रहता है। और यहाँ से जो पवनें चलती है वो भी इस स्थान के तापमान को कम रखती है। तो जो स्थान समुद्र के पास होंगे वहाँ वर्ष भर सम जलवायु रहेगी, एक जैसी जलवायु रहेगी, ना तापमान ज़्यादा रहेगा ना तापमान कम रहेगा। जैसे मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, गोवा की बात करें, केरला की बात करें, तो ऐसी ही जलवायु रहती है। जबकि जो स्थान समुद्र से दूर होंगे, यहाँ पे जैसे अपना दिल्ली है, अब वहाँ क्या होगा, ऐसे स्थान जो दिल्ली हो गए, भोपाल हो गए, ऐसे जो बीच के स्थान हैं, वहाँ पे तापमान जो सर्दियों में है वो कम रहेगा, गर्मियों में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो धरातल है वो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। ओके, तो समुद्र से दूरी है वो भी प्रभावित करती है किसी भी स्थान की जलवायु की। समुद्र के पास है तो सम जलवायु होगी, और समुद्र से दूर है तो वहाँ पर विषम जलवायु होगी। उसके बाद जो चौथा कारक है किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है वो है वायुदाब तथा पवन तंत्र। ओके, वायुदाब तथा पवन तंत्र का क्या लेना देना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए कि ये जो उत्तरी भारत का मैदानी भाग है, यहाँ पे गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है तो इससे क्या होता है, तापमान बढ़ने से जो एयर प्रेशर है, वायुदाब है, वो क्या होगा, वो कम होगा। ओके, यहाँ पे क्योंकि तापमान तो ज़्यादा ही रहेगा गर्मियों में भी। ओके, तापमान क्या है, यहाँ पे कम ही रहेगा गर्मियों में भी। जब तापमान अगर कम है, तापमान क्या है, टेम्परेचर अगर कम है, तो एयर प्रेशर क्या होगा, वो आपका ज़्यादा होगा। ओके, अगर टेम्परेचर है वो अधिक है, ओके, वो अधिक है तो एयर प्रेशर क्या होगा, वो कम होगा। ठीक, एक चीज़ समझ रहे हो ना, उल्टा होता है। अब इस गर्मियों में यहाँ क्या हो रहा है कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में क्या हो रहा है कि गर्मियों में यहाँ पर तापमान है वो कम है और एयर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक, ज़्यादा है, यहाँ पे एयर प्रेशर क्या है, यहाँ पे कम है, तो इसलिए हवाएं यहाँ से यहाँ चलती है, ऐसे समुद्र से स्थल की ओर चलती है। इसके कारण क्योंकि वो समुद्र से आ रही है, नमी है, तो बारिश करती है पर्वतीय इलाकों से टकरा करके। अब ये देखिए कि वायुदाब में अगर अंतर नहीं होता तो क्या बारिश होती, पवनें चलती, पवनें ही नहीं चलती। ओके, तो वहाँ किसी भी स्थान का जो पवन तंत्र है, जो वायुदाब है, वो भी वहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। अब सर्दियों में हमारे यहाँ बारिश क्यों नहीं होती, इसका कारण ये कि सर्दियों में ये जो हमारा पार्ट है, कौन से वाला पार्ट, ये जो उत्तरी भारत का पार्ट है, ये यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे तापमान जो है वो कम हो जाता है और एयर प्रेशर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा होने से क्या होगा, ज़्यादा होने से हवा की दिशा बदल जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी हवा। ओके, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम है, एयर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहेगा गर्मियों में स्थल की अपेक्षा, एयर प्रेशर कम रहेगा, तो हवाएं ऐसे उल्टी चलेगी स्थल से समुद्र की तरफ। क्योंकि ये स्थल से समुद्र की तरफ जा रही है तो इनमें नमी नहीं है, नमी नहीं है तो ये बारिश नहीं करेगी। ओके, तो ये कंसेप्ट वैसे 20 मिनट का है, जो अगर हम ठीक से समझे तो यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये वायुदाब किसी भी स्थान का है या पवन तंत्र है, वो भी वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है समुद्री या महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं वो भी किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। वैसे अपने आसपास तो नहीं बहती, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे अगर गर्म जलधारा बहती तो क्या होता, इस इलाके का तापमान बढ़ जाता। ठंडी जलधारा बहती तो क्या होता है, इस इलाके का तापमान कम हो जाता। तो जो महासागरीय धाराएं जहाँ पे गर्म बहती है वहाँ का तापमान अधिक करती है, और जहाँ पर ये ठंडी बहती है वहाँ का तापमान ये कम कर देती है। तो ये भी वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। उसके साथ साथ ऊंचावच, ये भी एक कारक है। ओके, जो हमारा ऊंचावच है, ऊंचावच मतलब स्थलाकृति कैसी है, धरातल कैसा है, कि वहाँ पे पर्वतीय इलाका है, पठारी इलाका है, मैदानी इलाका है या मरुस्थल इलाका है, तो वो भी वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे पर्वतीय इलाका है, वो क्या करते हैं, वो पवनों में अवरोधक का काम करते हैं, हवाओं को रोकते हैं, समुद्र से आने वाली हवाओं को रोका तो बारिश करवाते हैं। मरुस्थल इलाके हैं तो वहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ की जलवायु अलग होगी। दूसरा, वहाँ पर टेम्परेचर दिन में ज़्यादा होगा, रात को बहुत कम होगा, क्योंकि वो मिट्टी जो होती है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये जो धरातल है ये भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गए प्रमुख कारक जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसमें महासागरीय धाराओं को छोड़ दें तो बाकी सेम कारक आप एज इट इज़ लिख सकते हो कि ये भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ओके,
ये लिख दोगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग से दिया गया, अलग से जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं अक्षांश कैसे प्रभावित करता है। कि भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो भारत में से जो रेखा है, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, वो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। तो ये अक्षांशीय जो स्थिति है वो भारत के जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि इसके जो दक्षिण वाला भाग है ये भूमध्य रेखा के अपेक्षाकृत पास में आ जाता है। ओके, यहाँ पे उष्ण जलवायु है, ऊपर वाला भाग है यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु है। ओके, तो इसलिए भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में आ जाता है। तो ये हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहा है, भारत की अक्षांशीय स्थिति। दूसरा ऊंचाई, कि भारत के उत्तरी भाग की अगर बात करें तो यहाँ हिमालय पर्वत है। ओके, जैसे हिमालय पर्वत हो गए। दक्षिण की तरफ बात करें तो जो हमारे पश्चिमी घाट है साउथ इंडिया की तरफ, ये दोनों ही हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब जो पश्चिमी घाट है वो क्या करते हैं, जो भूमध्य जो हमारा अरब सागर से चलने वाली पवनें हैं, उन पवनों को वो रोकते हैं और वहाँ पर तटीय इलाकों में केरल वगैरह में बारिश करवाते हैं। ऐसे ही जो हिमालय पर्वत है उत्तर में चाप के आकार में, ये क्या करते हैं, ये दो तरीके से हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। एक तो जो चाइना की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, साइबेरिया की तरफ से आने वाली हवाएं, उनको भारत में एंट्री करने से रोकते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में अगर हवाएं यहाँ आ जाती तो पूरा उत्तरी भारत है वो जम जाता, नहीं जम पाता। दूसरा, गर्मियों में क्या करते हैं कि जो मानसूनी पवनें उनको पार जाने से रोकते हैं, और ये क्योंकि उसको पार नहीं कर पाती, ऊपर उठती है, ठंडी उठती है, बारिश करती है, तो इन्हीं के कारण भारत में, उत्तरी भारत में भारी बारिश भी होती है। तो ये ऊंचाई है, ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है, जिसको आप लिख सकते हो हिमालय पर्वत, ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मुख्य तौर पर यही हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से वायुदाब तथा पवन तंत्र, जिसकी बात हमने यहाँ पर कर ली थी कि वायुदाब है गर्मियों में कम हो जाता है क्योंकि धरातल जल्दी गर्म हो गया, और इससे क्या होता है, समुद्र से स्थल की तरफ पवनें चलती है और वो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। ओके, क्योंकि उसी के कारण बारिश होती है। सर्दियों में उल्टा हो जाता है, उस वक्त बारिश नहीं होती। क्लियर? तो ये वायुदाब तथा पवन तंत्र है, ये भी हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है जेट प्रवाहें, यानी कि जेट जो धाराएं हैं। जेट धाराएं क्या होती है, जैसे पानी की नदी होती है ना, पानी की नदी, पानी है वो बहता रहता है, ऐसी हवा की नदी होती है। ठीक, बहुत ऊंचाई के ऊपर, बहुत ऊंचाई कितनी, 9 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ये पवनें बहती है, एक निश्चित दिशा में पवनें बहती है। ठीक, ये जो पवनें बहती है, क्योंकि ये तेज़ गति से बहती है, 110 किलोमीटर से लेकर के 180 किलोमीटर की इनकी स्पीड हो सकती है, तो अपने साथ बादलों को उड़ा करके ले आती है। इससे भी वहाँ की जलवायु में प्रभाव पड़ता है। कहीं पे बारिश हो गई, कहीं पे उन्होंने बारिश होनी थी, वहाँ पर बादलों को उड़ा करके ले गए, वहाँ बारिश नहीं हुई, तो ये भी प्रभावित करती है। अब भारत में क्या होता है कि जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश में अधिक ऊंचाई पर चलने वाली ये पवनें हैं। ओके, इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं माना जाता है, क्योंकि पश्चिमी दिशाओं से आती है। ओके, ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है वो देश के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में लेकर के आती है। इससे क्या होता है कि शीत ऋतु में हमारे यहाँ पर हल्की सी बारिश हो जाती है, जैसे दिसंबर में, जनवरी में कई बार बारिश होती है ना सर्दियों में, वो मानसूनी बारिश नहीं है, बल्कि वो इन्हीं जेट धाराओं के कारण होने वाली बारिश है। क्योंकि जेट धाराएं आती है पश्चिम से, तो भूमध्य रेखा से जो उस वक्त साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उनको उड़ा करके अपने साथ ले आती है। उसके कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, इस इलाके में हल्की सी बारिश हो जाती है। तो ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से गर्मियों के महीनों के दौरान भारतीय प्रायद्वीप में 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक पूर्वी जेट धारा भी बहती है, ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। ओके, तो ये हो गए कारक कि कौन से कारक है जो विश्व की जलवायु को प्रभावित करते हैं, और भारत की जलवायु में हमने थोड़े से एग्जाम्पल अलग से देखे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में कुछ बेहद आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो कुल 4 प्रश्न हमें दिए गए, तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया कि समुद्र से दूरी किसी स्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। भारत में दिल्ली और गोवा की स्थिति का उदाहरण देकर के हमें स्पष्ट करना है। समुद्र का पानी ना तो जल्दी गर्म होता है, न ही जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के आसपास के इलाकों में वर्ष भर सम जलवायु रहती है। जबकि धरातल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र से दूर जो स्थलीय भाग है वहाँ पर विषम जलवायु होती है। जैसे देखिए, समुद्र के पास स्थित गोवा की जलवायु सम है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र का प्रभाव, वहाँ से चलने वाली पवनों का प्रभाव है। जबकि समुद्र से दूर होने के कारण दिल्ली की जलवायु
विषय में यहाँ पे कड़ाके की गर्मी होती है, कड़ाके की सर्दी होती है, क्योंकि हम समुद्र से दूर है तो समुद्र का प्रभाव है नहीं। धरातल वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, गर्मियों में बहुत ऊपर चला जाता है। ओके, तो ये हो गया कि कैसे समुद्र से दूरी है वो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिए गए हमें। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के हमें सिर्फ नाम लिखने हैं। तो अक्षांश हो गया पहला, दूसरा हो गया ऊंचाई, जैसे हिमालय लिख सकते हो यहाँ पर, तीसरा हो गया वायुदाब तथा पवन तंत्र, और चौथा हो गया जेट धाराएं। यानी कि ये 4 कारक है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, कौन सी हवाएं गर्मियों के दौरान भारत में वर्षा लाती है, ये हमें बताना है। तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलने वाली मानसूनी पवनें गर्मियों के दौरान भारत में वर्षा लाती है। दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलने वाली कौन सी पवनें, मानसूनी पवनें, वो गर्मियों के दौरान भारत में वर्षा लाती है। उसके बाद अगला हमें प्रश्न दिया गया कि भारत में अनुकूल जलवायु स्थिति के लिए हिमालय के महत्व के बारे में हमें लिखना है कि हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हिमालय पर्वत एक अवरोधक का कार्य करता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो ग्रीष्म मानसून पवनें हैं उनको रोक लेता है, जिससे पूरे भारतवर्ष में भारी बारिश होती है। इसके अतिरिक्त ये साइबेरिया से आने वाली अति शीत और शुष्क जो पवनें हैं जो शीत ऋतु में आती है उनसे भी हमें बचाव करता है, यानी कि उनको भी रोक लेता है। इस प्रकार ये भारत की जलवायु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 2 तरीके से बताओगे कि वर्षा लाने में भी सहायक है, दूसरा साइबेरिया से आने वाली शीत पवनों को भी रोकता है, हमें अत्यधिक ठंड से भी बचाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।